हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग सकते हैं, लेकिन आपको बता दें हरियाणा के नए सीएम कल शपथ लेंगे। दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने यही शपथ ली थी और अब जब एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में वापसी कर रही है बीजेपी, तो शपथ ग्रहण समारोह कल होगा दशहरा ग्राउंड में, जहां पर 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली थी। उसी जगह पर हरियाणा का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा और बड़ी जानकारी है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग सकती है। आज विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और उस विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। तो फिलहाल आपने सुना कि हरियाणा में क्या कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला 10 साल बाद देखिए, जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, तो सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। और आखिरकार 10 साल बाद नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में नई सरकार की गठन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करेंगे और श्रीनगर में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। वहीं उमर कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। 9 मंत्री उनके 7 पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री, जम्मू से 3 से 4 मंत्री, 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को एक कैबिनेट पद दिया जाएगा। तो फिलहाल उमर कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। 9 मंत्री होंगे जो कुल मिलाकर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें कि आपको बताते चले कि हर एक क्षेत्र से हर एक मंत्री हो गया, यानी कि कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री होंगे, तो वहीं 2 से 3 मंत्री जम्मू क्षेत्र से होंगे और वहीं 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 10 साल बाद नई सरकार शपथ लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ रहेगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे की नई सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री आज शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से भी 4 से 5 मंत्री होंगे। जम्मू संभाग से भी 3-4 मंत्री होंगे। 2-3 हिंदुओं को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 1-2 निर्दलियों को एनसी कोटे से कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अकेली महिला मंत्री भी होंगी उमर की कैबिनेट का हिस्सा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आप और सीपीआईएम को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। बीजेपी ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। अच्छी बात है, बहुमत उनको मिला है और उसी आधार पर नई सरकार बनेगी और 10 साल बाद लोकतंत्र लगभग 6-6.5 वर्ष बाद 2018 में 19 जून को जब ये सरकार का समर्थन वापस हुआ था, तब से सरकार नहीं थी। तो 6-6.5 साल बाद सरकार बन रही है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। टेक्निकल खामियों के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मुंबई से दिल्ली आ रहा था ये विमान। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी आपको बताते चले कि करानी पड़ी है इमरजेंसी लैंडिंग। तो अचानक से बताया जा रहा है तकनीकी खामी के चलते ये
फैसला लिया पायलट्स ने और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फ्लाइट में अचानक से तकनीकी खामी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। और एक बार फिर से देखिए, ये खबर सामने आई है जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और यात्री लगातार परेशान नजर आए, क्योंकि जो बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, क्योंकि मुंबई से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट आ रही थी और अचानक से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट रोकनी पड़ी टेक्निकल कारण के चलते। और अब बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर पर सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में मिल्कीपुर को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है और इस वजह से यहां पर बाद में चुनाव कराया जाएगा। क्या कुछ रहेगा खास उपचुनाव के दौरान, क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो विपक्ष हाय तौबा मचाने लगा और अयोध्या की हार पर विपक्ष बीजेपी को ताने मार रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है, जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है? क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। अब विपक्ष चाहे जितना तंज कस ले, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो कि लंबित है। Basirhat is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। विपक्ष की मिल्कीपुर पर सियासत परवान चढ़ती उससे पहले बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसे में विपक्ष को अयोध्या के नाम पर सियासत करने का मौका हाथ से छूट गया। अब तारीखों का ऐलान कब होगा, ये चुनाव आयोग को फैसला करना है। और महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से वहां सनसनी फैली हुई है कि आखिर इसके पीछे वाकई में किसका हाथ था, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। कई बड़े खुलासे हुए, क्या कुछ वो खुलासे हुए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।